हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस फॉर यू। आज मैं विजयनगर साम्राज्य को बताने जा रहा हूँ। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुका ने 336 ईस्वी में किया था और इनका पिता का जो नाम था संगम था और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा गया था। हरिहर और बुका काम्पली राज्य के मंत्री थे। हरिहर और बुका जो थे एक काम्पली उस समय एक राज होता था, उसका एक मंत्री थे। उसका ये दोनों भाई मंत्री थे। हरिहर और बुका दोनों एक भाई थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पली को विजित किया तब हरिहर और बुका को बंदी बना लिया। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब काम्पली को मोहम्मद तुगलक अपने अधीन कर लिया तो हरिहर और बुका जो कि वहाँ के मंत्री थे उनको बंदी बना लिया और इनको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म को कबूल कर दिया, क्योंकि मोहम्मद तुगलक इस्लाम था और उसने इन दोनों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। बाद में उनके दक्षिण विद्रोह को शांत करने के लिए इनको भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक जब इनको अपने अंदर कर लिया, अपना अधीन बना लिया, तो जब मोहम्मद तुगलक का दक्षिण अभियान शुरू हुआ तो उसने क्या किया कि ये हरिहर और बुका को दोनों को उसमें नेतृत्व प्रदान किया। मैंने वहाँ को नेतृत्व करने के लिए इन दोनों को भेज दिया गया। और क्या हुआ कि वे वहाँ तो गए लेकिन वे सफल नहीं हुए। इससे क्या हुआ कि अंत में उन्होंने एक संत थे जिनका नाम विद्यारण्य था, उनके प्रभाव में आकर फिर से हिंदू बन गए। विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर बुका ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों को प्रसिद्ध भास्कर सायन से शिक्षा ली थी। इन्होंने जब हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, किसके संपर्क में आके? विद्यारण्य के संपर्क में आकर ये दोनों हिंदू धर्म स्वीकार कर लिए। हिंदू धर्म जब स्वीकार कर लिए ये तो विजयनगर को स्थापित किया और उस समय भास्कर सायन से शिक्षा ली थी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। इसमें जो पहला जो वंश शासन किया था उसका नाम था संगम वंश, जिसका कार्यकाल था 1336 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक। और दूसरा जो वंश इस पर राज किया था उसका नाम था सालू वंश, जिसने 1450 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद तुलु वंश था, जिन्होंने 505 ईस्वी से लेकर 570 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जो अंतिम वंश इस पर शासन किया उसका नाम था अरविड़ु वंश, जिन्होंने 1570 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक लगभग 3 वर्षों तक शासन किया। ये जो तीनों राजवंश थे, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरविड़ु वंश, इन्होंने टोटल 300 वर्ष तक शासन किया विजयनगर साम्राज्य पे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न जगह थी। जैसे कि संगम वंश जब था उस समय यहाँ का राजधानी कहाँ था? अनिगोंडी था। जबकि सालू वंश आया तब इसका राजधानी हो गया विजयनगर। उसके बाद तुलु वंश आया तो हो गया बेनुगोंडा। उसके बाद क्या हुआ कि जब अरविड़ु वंश आया तब इसका राजधानी का नाम हो गया चंद्रगिरी। 1353 ईस्वी में हरिहर बुका ने मुद्दुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुंवर संबल के नेतृत्व में, दूसरा कुम्पार कंपन के नेतृत्व में। देखिए क्या हुआ कि हरिहर और बुका ने 1352-1353 ईस्वी में क्या किया कि मदुराई को जीतने के लिए 2 सेना को भेजा। एक का नेतृत्व प्रदान किया किसको? कुमार संबल को, और दूसरा जो प्रदान किया उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कुमार कंपन को। कुमार कंपन और कुमार संबल को मदुराई विजय के लिए हरिहर बुका ने 1352-1353 ईस्वी में भेजा। कुमार कंपन अडयार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। कुमार कंपर जो था उसने क्या किया? मदुरा को जीता और उसको विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर दिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति का विजय अपने ग्रंथ मधुर विजयम में से सजीव वर्णन किया। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब ये कुमार कंपन मदुरा को जीता तो इस दृश्य को गंगा देवी, जो कि किसका पत्नी थी? कुमार कंपन की थी, उन्होंने
क्या किया कि एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम मदुरा विजयम था। उसमें इसने इसकी चर्चा की है। किसका? कुमार कंपन का मदुरई विजय के बारे में कहाँ चर्चा किया है? मदुरा विजय में। किसके द्वारा? गंगा देवी के द्वारा। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का कुमार जो कंपन जो था बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा और हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? हरिहर बुक्का ने। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। जो हरिहर द्वितीय जो था उसने कानारा, मैसूर, चित्रापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राज्य से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय जो था उसने कौन कौन साम्राज्य को जीता? मैसूर को जीता, तिरुचिरापल्ली को जीता, कांची को जीता और उसने एक और बड़ा काम किया था कि श्रीलंका के राजा से वह राजस्व भी वसूलता था। कौन? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। हरिहर जो द्वितीय था उसका सबसे अगर प्रसिद्ध चीज़ की बात किया जाए, सबसे जो उसका सफल जो अभियान था उसने क्या किया था कि बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनकर कहाँ ऐड किया? विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। किसको? बेलगांव और गोवा को। किससे छीन के? बहमनी साम्राज्य से। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। हाँ, एक और चीज़ है, हरिहर द्वितीय जो था वो किसका उपासक था? तो शिव का एक रूप होता है जिसका नाम विरूपाक्ष होता है। विरूपाक्ष का उपासक कौन था? हरिहर द्वितीय। चंद्रगिरी के सामंत नारसिंह सोलुम ने सोंगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत कर 1450 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। उसके बाद क्या हुआ कि नरसिंह सुल्लू एक व्यक्ति था जिसने क्या किया कि जो कि संगम वंश का अंतिम जो राजा था जिसका नाम विरूपाक्ष द्वितीय का था, उसको सिंहासन से हटा के अपने आप को सिंहासन पर बैठा लिया और इसके बाद उसने सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश की स्थापना कौन की? नरसिंह सालू ने। किसको हटाकर? विरूपाक्ष द्वितीय को। विरूपाक्ष द्वितीय किस वंश का राजा था? तो संगम वंश का राजा था। और संगम वंश के हटाकर सालू वंश की स्थापना किसने किया था? तो नरसिंह सलू ने किया था। कब किया था? 1450 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि वीर नरसिंह के बारे में बात करते हैं। वीर नरसिंह जो था नरसिंह सल्लू के पुत्र था। इम्बाड़ी नरसिंह सल्लू वंश का अंतिम शासक था। पदवी से सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? सालू वंश नरसिंह ने सालू के पुत्र को पदच्युत कर गए। देखिए अब नरसिंह क्या करता है? सालू के पुत्र को हटा के और तुलु वंश की स्थापना किया। संगम, सुलु और तुलु वंश की स्थापना हो गया। 1509 ईस्वी में उसके मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासनी हुआ। देखिए क्या हुआ, संगम वंश खत्म हुआ तो सुलु वंश आया, उसके बाद तुलु वंश आया। तो तुलु वंश का एक सबसे प्रतापी जो राजा बना वो कृष्णदेव राय बना। और कब तक इसका शासनकाल हुआ? 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी में। याद करने वाला बात है कि कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो तुलु वंश का राजा था। एक चीज़ और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि कृष्णदेव राय ने उपाधि एक धारण किया था जिसका नाम था अच्युत राय। नहीं, एक्चुअल में क्या होता कि कृष्णदेव राय जब हटा तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? अच्युत राय बना। अच्युत राय किसका उत्तराधिकारी बना? कृष्णदेव राय का। उसने शासन कब किया? कब से कब तक किया? 1529 से लेकर 1542 ईस्वी तक। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। देखिए विजयनगर का जो राजा था कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध में भाग लिया। गोलकुंडा के उस समय का जो राजा था कौन था? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के साथ कौन लड़ा? कृष्णदेव राय लड़ा। इससे क्या हुआ? कुतुब शाह जो राजा था वो पराजित हो गया। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का
क्लासिक युग माना जाता है। कृष्णदेव जो राय था उनका जो शासनकाल था साहित्य का क्षेत्र में क्लासिक युग के नाम से रहता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे। विजय कृष्णदेव राय जो थे उनके दरबार में 8 महान विद्वान होते थे और कवि होते थे, जिसको अष्टदिग्गज के नाम से रहता है। किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। इसके लिए शासनकाल को तुलु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसके शासनकाल को तुलु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को तुलु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। किसके शासनकाल को? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय ने आंध्रभोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। कृष्णदेव राय जो था वो आंध्रभोज की उपाधि भी धारण किया था और वह एक उत्कृष्ट कवि और लेखक भी था। उसका जो प्रमुख रचना है अमुक्तमाल्यद है, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। देखिए, कृष्णदेव राय जो था वो आंध्रभोज की उपाधि धारण किया था। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण तेलुगु भाषा के जो 5 काव्यों में से एक का उसने रचना किया, जिसका नाम था अमुक्तमाल्यद। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। नागलपुर नामक नगर की स्थापना कौन किया था? कृष्णदेव राय ने। उसने हाजरा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्माण कराया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाजरा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन कराया था? तो कृष्णदेव राय ने कराया था। जो कृष्णदेव राय के दरबार में एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम डोमिंगो पायस था। डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। बाबर अपना जो तुजु के बाबरी लिखता है उसमें बताता है क्या कि कृष्णदेव राय जो था भारत के सबसे शक्तिशाली शासक था। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब्दुल रज़ाक जो था वो किसके शासनकाल में आया? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। और किस वंश के समय में आया? संगम वंश के समय में आया। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्ने ने प्रारंभ किया। देखिए, महाभारत का जो तेलुगु में अनुवाद था वो किसने शुरू किया था? नान्य ने किया था। कितनी शताब्दी में किया था? 11वीं शताब्दी में। और 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा, देखिए 11वीं शताब्दी में महाभारत का तेलुगु में अनुवाद शुरू हुआ और को किया? नन्ने ने। उसके बाद 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा किया गया। जो बाजा पूर्ण भाग उसको कौन किया? एरन के द्वारा किया। एररन जो था महाभारत के तेलुगु को अनुवाद करा कौन? एररन ने। और शुरू कौन किया था? नन्ने ने। ये तीनों तेलुगु साहित्य कवित्रय के रूप में विख्यात है। कवित्रय माने 3 होता है। माने ये 3 जो कवि हैं कौन कौन हैं? नान्य और टिक्कन और एरन, ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकरण शायन के विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। 1565 ईस्वी में तालिकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्य की स्थापना 1565 ईस्वी के तालिकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं को विजयनगर को पराजित किया। देखिए, 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ कि बहमनी राज्य के साथ और भी राज्य सम्मिलित थे, उसने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। जब तालिकोटा का युद्ध हो रहा था तब बहमनी साम्राज्य में बहुत सारे आसपास के क्षेत्र के सेना शामिल थे, लेकिन उसमें एक नहीं था जिसका नाम बरार था। बरार संयुक्त सेना में बहमनी राज्य की ओर से शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालिकोटा में लड़ा गया, किंतु वास्तविक क्षेत्र राजसी तथा तांगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। फरिश्ता एक राइटर हैं, इतिहासकार है। उन्होंने यह कहा कि जो तालिकोटा का युद्ध था जो तालिकोटा में नहीं लड़ा गया था, क्योंकि इसका जो वास्तविक क्षेत्र था रांची एवं तागड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच में था।
तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है कि जब तालिकोटा का युद्ध हो रहा था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव राय था, किंतु उसका जो वास्तविक शक्ति था मंत्री रामराय के हाथों में था। देखिए, जब तालिकोटा का युद्ध हो रहा था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का सदाशिव राय था, लेकिन उसका जो वास्तविक शक्ति था वो मंत्री रामराय के हाथों में था। तालिकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से रामराय का वध किया था। देखिए, तालिकोटा का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें हुसैन निजाम शाह ने क्या किया कि रामराय को वध कर दिया। इसके बाद आराविडु वंश का स्थापना होता है 1570 ईस्वी में। तिरुमल सदस्यों को अपदस्थ करके पेन्नुकोंडा में की थी। आराविडु वंश की स्थापना कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। तिरुमल ने किसको हटा के किया था? सदाशिव को हटाकर तिरुमल ने पेन्नुकोंडा में आराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में किया था। चलिए, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। तिरुमल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? रंग प्रथम बना। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। इसके बाद छोटे छोटे राजा होते गए। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। मतलब चंद्रगिरी का मुख्यालय कौन बनाया? रंग प्रथम ने। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम शासक था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? रंग प्रथम। वेंकट द्वितीय राजा वोडेयार का समकालीन था। वेंकट द्वितीय जो था राजा वोडेयार का समय का था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर की स्थापना की थी। मैसूर की स्थापना कब किया गया था? 1612 ईस्वी में। किसके द्वारा किया था? वोडेयार के द्वारा किया गया था। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। उस समय का जो राजस्व का मुख्य स्रोत था क्या था? भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भूमि कर के रूप में वसूल किया था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा क्या था कि उस समय का जो भूमि कर था 1/6 भाग क्या होता था कि वो राजा को दिया जाता था। शीश नामक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। एक शीश भी जो था वो राजा का मुख्य आय का स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। उस समय जो केंद्रीय राजस्व विभाग था उसको क्या कहा जाता था? 58। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलीवीड था। देखिए, जब होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र था उसका नाम क्या है? अभी वर्तमान में हेलीवीड है, जो कि कर्नाटक के हासन जिला में स्थित है। इसकी ख्याति इसकी साहित्य के विरासत के कारण जाना था। हॉलीवुड का जो जाना जाता है उसका साहित्यिक विरासत के रूप में उसको जाना जाता है। हॉलीवुड के वर्तमान मंदिर होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। होयसलेश्वर का जो प्राचीन मंदिर विख्यात है हॉलीवुड में स्थित है। यह मंदिर 12वीं-13वीं सदी का है। होयसल नरसिंह प्रथम के समय लोक निर्माण विभाग के मुख्य अधिकारी केतमल की देखरेख में शिल्पकार केदरोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। एक चीज़ और बात है, होयसल मंदिर का निर्माण कौन कराया था? केदरोज ने। होयसल काल में निर्मित चेन्नकेशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। चेन्नकेशव मंदिर कहाँ है? बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का स्थापना कौन कराया था? होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने चेन्नकेशव मंदिर को बेलूर में स्थापना किया था। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, हम्पी जो था विजयनगर का सबसे प्राचीन राजधानी था। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो था किस विजयनगर साम्राज्य के समय में बना था? हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी शासक राजा कृष्ण द्वारा ने किया था। देखिए, विट्ठल जो मंदिर है कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। उसकी स्थापना कौन कराया था? तुलु वंश के राजा कृष्ण द्वारा ने कराया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं। इस तरह से अगला जो इसमें जो एपिसोड में लाने जा रहा हूँ इस पे आधारित MCQ होगा। तो थैंक यू दोस्तों।